हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल भारत द लर्निंग स्पॉट। तो हम लोग क्लास 8th ज्योग्राफी का चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लैंड, सॉइल, वाटर ये कंप्लीट कर लिया है। एंड अब बचा है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ठीक है, इसके बाद में चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा। तो शुरू करते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ये क्या है। देखो, अगर हम बात करें नेचुरल वेजिटेशन की, तो जो भी नेचर ने प्रोवाइड किया है वेजिटेशन में वो नेचुरल वेजिटेशन है। ठीक है, जैसे फॉरेस्ट वगैरह हो गए, पेड़ पौधे। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो एग्रीकल्चर होगा वो नेचुरल वेजिटेशन में नहीं आएगा, क्योंकि वो ह्यूमंस करते हैं। ठीक है, वो नेचुरल नहीं है, नेचर ने हमको डायरेक्टली नहीं दिया है वो क्रॉप्स वगैरह जो भी हैं। तो नेचुरल वेजिटेशन में क्या आएगा, जो नेचर ने दिया है हमको, राइट, ये याद रखना है। और वाइल्ड लाइफ में क्या है, जो भी जंगल में रह रहे हैं वही बात नेचर के, इसमें पालतू जानवर नहीं आएंगे। जो जैसे टाइगर है, शेर है, लोमड़ी है, डियर है, भालू है, ठीक है, ये सब वाइल्ड लाइफ हो गई। तो ये जो दोनों है, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, ये कहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। एक नैरो जोन होता है, नैरो यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं सकरा, बिल्कुल पतला सा होता है, छोटा सा होता है। तो उस जोन को बोलते हैं बायोस्फीयर। उस बायोस्फीयर में ये सारी लाइफ होती है, चाहे वो वेजिटेशन हो, वाइल्ड लाइफ हो, ह्यूमन बीइंग हो, कुछ भी हो, जो भी लाइफ है वो बायोस्फीयर में होती है। अब कहाँ पर होती है ये, एक जोन कहाँ पर है, ये जोन है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर के बीच में। देखो, एक एक करके समझते हैं। लिथोस्फीयर जो है वो लैंड वाला पार्ट हो जाता है, ये जो है लैंड वाला पार्ट लिथोस्फीयर हो गया। हाइड्रो मतलब होता है वाटर, तो वाटर वाला पार्ट ओशन वगैरह हो गए, वो हाइड्रोस्फीयर हो गया। एंड एयर वाला पार्ट हो गया एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये तीनों जहां पर मिलते हैं वो होता है बायोस्फीयर। जहां पर एयर भी अवेलेबल होगी, वाटर भी होगा एंड लैंड भी होगा, वो एरिया होता है बायोस्फीयर। अब देखो, ये तीनों जहां पर मिल रहे हैं वो कौन सा एरिया है, ये वाला, ये जो जोन है इसको बोलेंगे हम बायोस्फीयर। ठीक है, ये मतलब एक छोटा सा ही तो जोन है, एक नैरो जोन है ना। ये देखो, एटमॉस्फेयर कितना बड़ा है, हाइड्रोस्फीयर कितना बड़ा है, लिथोस्फीयर कितना बड़ा है, लेकिन वही बात करें बायोस्फीयर की तो वो सिर्फ इतना सा ही रह जाता है। तो एक नैरो जोन है, और इसी बायोस्फीयर में सारी लाइफ होगी, नेचुरल वेजिटेशन भी होगा एंड वाइल्ड लाइफ भी होगी, ह्यूमन बीइंग्स भी होंगे और बर्ड्स भी होंगी। सारी लाइफ बायोस्फीयर में ही होगी। तो अगर आप बात करते हैं बायोस्फीयर की, तो यहाँ पर जो लिविंग बीइंग्स हैं, जो भी जिंदा हैं, ठीक है, वो इंटर रिलेटेड होती हैं, आपस में रिलेटेड हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, वो इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं सर्वाइवल के लिए। जैसे वाइल्ड लाइफ में बात करें तो टाइगर है, ठीक है। अब टाइगर को जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, खाना क्या खाएगा वो, ऐसा थोड़ी ना है कि ह्यूमंस की तरह वो सब्जियां पका रहा है जाकर, ऐसा नहीं करता वो। डायरेक्टली वो शिकार करता है। शिकार में जैसे हमने एग्जांपल ले लिया हिरण का, तो हिरण अगर वो खा लेगा तो इससे क्या हुआ, हिरण और टाइगर इंटर रिलेटेड हुए, इंटरडिपेंडेंट हुए। टाइगर हिरण पर डिपेंडेंट हुआ। हिरण क्या खाता है, घास खाता है, ठीक है, तो हिरण घास पर डिपेंडेंट हुआ, हुई ना इंटरडिपेंडेंसी। तो इसी तरीके से सारे जानवर एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ये सिर्फ हिरण और टाइगर की बात नहीं है। तो ये क्या है, ये लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है, इससे लाइफ सपोर्ट होती है। अगर टाइगर हिरण को खाएगा तभी उसकी लाइफ सपोर्ट हो पाएगी। और वहीं हम अगर हाइड्रोस्फीयर, जैसे हाइड्रोस्फीयर में बायोस्फीयर की बात करते हैं, वहाँ पर थोड़ी बहुत एयर भी होती है और पानी में जो भी जानवर रह रहे हैं, ठीक है, तो जो शार्क होती है, या फिर हम कहें कि जो बड़ी मछली होती है वो छोटी मछली को खाती है, तो इस तरीके से उनका लाइफ साइकिल चल रहा है ना। तो इस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को ही बोलते हैं हम इकोसिस्टम। ठीक है, ये टर्म याद रखना है, क्या है ये, लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है, जिसको इकोसिस्टम बोल रहे हैं। इसमें सारी लिविंग बीइंग्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती हैं और इंटर डिपेंडेंट होती हैं एक दूसरे पर, ठीक है, चाहे वो डायरेक्टली भी हो सकती हैं, चाहे वो इनडायरेक्टली भी डिपेंडेंट हो सकती हैं। सो वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ जो है वो वैल्यूएबल रिसोर्स हैं, बिल्कुल। अब हमने यहाँ पर वैल्यूएबल लगाया है, रेन्यूएबल नहीं लगाया है, याद रखना, ये रेन्यूएबल नहीं है। वाइल्ड लाइफ में कोई भी चीज़ कभी भी खत्म हो सकती है, कोई भी जानवर बिल्कुल ही एक्सटिंक्ट हो सकता है, ठीक है। जैसे डायनासोर थे कई लाखों साल पहले, वो आज नहीं है ना, तो ये कोई रेन्यूएबल चीज़ नहीं है, ना ही वेजिटेशन में। लेकिन ये वैल्यूएबल रिसोर्स हैं, इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू तो होती है। अब जैसे हम वेजिटेशन में बात करें प्लांट्स या ट्रीज की, तो ये हमको क्या क्या चीज़ देते हैं। पहली बात, टिम्बर प्रोवाइड करते हैं। टिम्बर होती है लकड़ी, इस तरह की होती है ये, मतलब इसको काट कर इसके इस तरह से पिलर्स बना लिए जाते हैं, तो इसको हिंदी में बोलते हैं इमारती लकड़ी। इससे फिर आगे की चीज़ें बनाई जाती हैं, फर्नीचर वगैरह जो भी बनाया जाए वो इससे बनाया जाएगा, ठीक है, ये होती है टिम्बर। और ट्रीज शेल्टर्स प्रोवाइड करवाते हैं एनिमल्स को, बहुत सारे एनिमल रहते हैं पेड़ों पर, जैसे मंकी एक एग्जांपल है ही हमारे सामने। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, प्लांट्स जो हैं या ट्रीज
ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं जो हम ब्रीथ करते हैं, है ना। प्लांट हमको ऑक्सीजन देते हैं और हम उनको CO2 देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। और प्लांट्स सॉइल को भी प्रोटेक्ट करते हैं, जो सॉइल क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सॉइल को कैसे प्रोटेक्ट करती हैं ये तो समझ आ ही गया होगा भाई अब तक, कि पेड़ जो है उसकी जड़ें सॉइल को क्या करके रखती हैं, जकड़ के रखती हैं अपने में, है ना। तो इससे सॉइल प्रोटेक्ट होती है। और जो ट्रीज हैं वो शेल्टर बेल्ट्स के रूप में काम करते हैं। सॉइल कंजर्वेशन में हमने शेल्टर बेल्ट्स पढ़े थे, याद है, कि जो ये खेत है इसके चारों तरफ ट्रीज जो हैं वो लगा दिए जाते हैं जिससे सॉइल उड़कर ना जाए। इस तरह से ट्रीज लगा दिए जाते हैं चारों तरफ यहाँ पर भी, ठीक है। तो शेल्टर बेल्ट्स के रूप में भी काम कर रहे हैं प्लांट्स। और अंडरग्राउंड वाटर को स्टोर करने में भी ये हेल्प करते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर रेनफॉल होती है तो यहाँ से पानी आसानी से नहीं जाएगा बहकर, तो कहाँ जाएगा, फिर वो ग्राउंड में जाएगा, जिससे अंडरग्राउंड वाटर का स्टोरेज बढ़ेगा, है ना। और फ्रूट्स, नट्स, लेटेक्स, लेटेक्स क्या होता है, इस तरह से होता है, एक मतलब मिल्की सब्सटेंस होता है, इससे रबर बनाई जाती है, ये पेड़ों से निकलता है। यहाँ पर ये कटोरे लगा दिए जाते हैं, बूंद बूंद करके भरता रहता है इससे। तो पेड़ हमको एक मतलब इम्पोर्टेंट चीज भी दे रहा है, टर्पेंटाइन ऑयल जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, तारपीन का तेल, गम जिसे हम हिंदी में बोलते हैं गोंद, ये भी मिलता है। मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं, यानी कि जिनकी मेडिसिनल वैल्यू होती है, राइट, वो मतलब कोई बीमारी वगैरह हो जाए, कहीं चोट लग जाए तो उसमें काम आ सकते हैं। तो उसका एक एग्जांपल है ब्रह्म कमल, इस तरह का दिखता है ब्रह्म कमल, ये एक मेडिसिनल हर्ब है, ठीक है। और हमें पेड़ों से क्या मिलता है, पेपर, जो कि आप लोगों की स्टडीज के लिए बहुत जरूरी रहता है ना। तो ये सब चीजें हमें प्लांट्स ने दी। और वाइल्ड लाइफ में क्या क्या चीज़ आ जाती हैं, जो एनिमल्स हैं वो आ जाते हैं, इसमें बर्ड्स भी आ जाते हैं, इंसेक्ट आ जाते हैं, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, और एक्वेटिक लाइफ फॉर्म भी इसमें आ जाती है। एक्वेटिक यानी कि वही जो पानी में जो भी लाइफ है वो भी वाइल्ड लाइफ में इंक्लूड होगी, ठीक है। जैसे ये लैंड पर रहने वाले एनिमल्स, ये जो हैं फिश वगैरह, ये पानी में रहती हैं, तो सारी लाइफ फॉर्म जो है वो वाइल्ड लाइफ में आ जाती है ना। तो अगर बात करते हैं हम एनिमल्स की, तो एनिमल्स हमको मिल्क प्रोवाइड करते हैं ना, मीट प्रोवाइड करते हैं, हाइट्स होती है उनकी खाल, खाल से जैसे जो मगरमच्छ वगैरह होते हैं ना, उनकी खाल से वही लेदर बनाया जाता है, लेदर से शूज़ बनाए जाते हैं, बेल्ट बनाई जाती है, लेदर की जैकेट्स भी आती हैं, तो वो भी चीज़ एनिमल्स से मिलती है। वूल मिलता है, वूल यानी कि ऊन, जिससे गर्म कपड़े बनाए जाएंगे, तो एनिमल्स ये सारी चीज़ दे रहे हैं। अगर बात करें इंसेक्ट्स की, तो इंसेक्ट में जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं बीज, मधुमक्खी का अगर एग्जांपल लें तो वो हमको हनी प्रोवाइड करती है, ठीक है। फ्लावर्स के पॉलिनेशन में वो काम करती हैं। पॉलिनेशन क्या होता है, जो पॉलेंस होते हैं फ्लावर के, जैसे ये एक फ्लावर है, ठीक है, ये इसके बीच में इसके पॉलेंस होते हैं, तो बी यहाँ पर आकर बैठी और इस फ्लावर के पॉलेंस इसने इस दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर कर दिए, है ना। तो इस तरह से पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं बीज। और कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे टर्माइट, जो दीमक होती है, बीटल्स, अर्थवॉर्म्स, केचुए, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डीकम्पोजर्स के रूप में इकोसिस्टम में। इकोसिस्टम क्या था, लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम था, जिसमें जो सारे लिविंग बीइंग्स हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं और इंटरडिपेंडेंट हैं, ठीक है। ये जो टर्माइट्स हैं, बीटल्स हैं, अर्थवॉर्म हैं, ये क्या करते हैं, ये सारी चीज़ों को डीकम्पोज करते हैं। जैसे कोई एनिमल मर गया तो उसकी बॉडी को खाकर, हालांकि दूसरे जानवर उसको खा जाते हैं, लेकिन कोई जैसे पेड़ पौधा हो गया, कोई पत्ती गिर गई, तो उसको ये इंसेक्ट्स डिकम्पोज कर देते हैं, उसको खाकर उसके जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे अलग कर देते हैं और वो सॉइल में मिल जाता है, ठीक है। और बर्ड्स क्या करती हैं, ये इंसेक्ट्स को खाती हैं, ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनको ये साफ कर देती हैं, उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, है ना। ये बात तो हम भी जानते हैं कि बर्ड्स जो हैं वो कुछ इंसेक्ट्स को खा लेती हैं, देखा होगा। और देखो वल्चर जो होता है, जो गिद्ध होता है, देखो इस तरह का होता है, ये है वल्चर, ठीक है। तो वल्चर जो है वो एक स्कैवेंजर है। स्कैवेंजर का मतलब होता है जो डेड लाइव स्टॉक को खाते हों, मतलब मरे हुए जो भी जानवर हैं उनको खाने वाले को बोला जाता है स्कैवेंजर। तो जो वल्चर होता है वो मरे हुए लाइव स्टॉक को ही खाता है। लाइव स्टॉक में बफेलो, काओ, गोट, शीप, ये सारी चीजें आ गई। जब ये मर जाती हैं तो इनकी डेड बॉडी को खाता कौन है, वल्चर खा लेते हैं, या और भी जानवर ऐसे होते हैं जो स्कैवेंजर होते हैं, ठीक है। तो वल्चर को एक वाइटल क्लींजर समझा जाता है इन्वायरमेंट का, क्योंकि जब ये डेड बॉडी पड़ी रहेंगी इन्वायरमेंट में तो ये सड़ेंगी ना, इससे क्या होगी, बहुत सारी बीमारियां होंगी। लेकिन इन डेड बॉडीज को ये वल्चर खा लेता है, तो ये इन्वायरमेंट का एक वाइटल क्लींजर, इन्वायरमेंट को साफ करने वाला है ये, है ना। सो एनिमल्स चाहे बिग हो या स्मॉल हो,
ये सारे इंटीग्रल हैं, आपस में रिलेटेड हैं और सब मिलकर ही इकोसिस्टम को ये क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है इस वाइल्ड लाइफ को भी कंजर्व करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर लगातार इसमें से सारी स्पीशीज जो हैं वो ख़त्म होती चली गई तो इकोसिस्टम का बैलेंस खराब हो जाएगा और इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। और जब इकोसिस्टम कोलैप्स किया यानी कि लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम ही कोलैप्स कर गया, तो वहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं रह पाएगा, ना ही पेड़ पौधे, क्योंकि पेड़ पौधे भी जो एनिमल्स हैं उन पर डिपेंडेंट है और एनिमल्स पेड़ पौधों पर डिपेंडेंट हैं, दोनों ही इंटरडिपेंडेंट हैं। अगर एनिमल्स नहीं रहे तो पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, पेड़ पौधे नहीं रहे तो एनिमल्स नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है और इस बैलेंस को सारे एनिमल्स मिलकर मेंटेन करते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे जो टाइगर्स हैं ये क्या करते हैं, ये डियर को खाते हैं और इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल रखते हैं, राइट। जब ये टाइगर नहीं रहे, सब खत्म हो गए, तो इन डियर्स की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ने लगेगी और ये डियर क्या खाते हैं, ग्रास खाते हैं। ठीक है, तो जब ये ज़्यादा हो गए तो ज़्यादा घास खाएंगे और क्या होगा कि सारी घास को ये साफ कर देंगे, पूरा मैदान फिर खाली रह जाएगा, तो फिर इन डियर के खाने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा, तो ये भी अल्टीमेटली मरने लगेंगे। ठीक है, तो इससे हम क्या देख रहे हैं कि इकोसिस्टम का बैलेंस खराब हो रहा है सिर्फ टाइगर के ना होने से। अगर यही टाइगर होते, ये इन डियर की पॉपुलेशन को कंट्रोल रखते, तो ग्रास भी अवेलेबल रहती हर डियर के लिए, तो डियर भी बना रहता, ग्रास भी होती और टाइगर भी रहता, राइट। तो यही चीज़ है बैलेंसिंग और डिसबैलेंसिंग इकोसिस्टम की। तो जैसे हमने बात की थी वल्चर्स की, जो स्कैवेंजर हैं, तो वल्चर्स की क्या होने लगी थी, इनकी पॉपुलेशन एकदम से कम होने लगी थी, बहुत ज़्यादा मरने लगे थे। तो क्या बात लिखी है यहाँ पर कि वल्चर्स इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, इंडियन सबकॉन्टिनेंट यानी कि जिसमें इंडिया आ जाता है, तो इंडिया में क्या हो रहा था, ये वल्चर्स जो है वो मर रहे थे। क्यों? किडनी फेलियर की वजह से इनकी किडनी फेल हो रही थी। क्यों हो रही थी किडनी फेलियर? क्योंकि ये स्कैवेंजिंग कर रहे थे लाइव स्टॉक पर, जैसे भैंस, गाय। ठीक है, इनको ये खा रहे थे, ये मरे हुए इनकी बॉडी पड़ी थी, इनको इन्होंने खाया। लेकिन ये जो लाइव स्टॉक थे इनको किससे ट्रीट किया गया था? डाइक्लोफिनेक से। एक दवा है डाइक्लोफिनेक, वो उन्होंने, जैसे किसी इंसान ने पाला होगा गाय भैंसों को, ठीक है, तो उसको कोई बीमारी हो गई तो ये दवा खिला दी, डाइक्लोफिनेक दे दी, एक पेन किलर होता है ये। ठीक है, तो ये जो डाइक्लोफिनेक है वो एस्पिरिन और आइबुप्रोफेन से सिमिलर है, मतलब उसकी तरह ही है ये पेन किलर। तो इस डाइक्लोफिनेक की वजह से अब ये डाइक्लोफिनेक उस मरे हुए लाइव स्टॉक में है और वो डाइक्लोफिनेक इस वल्चर के अंदर गया और उस दवा ने इस पर ऐसा असर किया कि इसकी किडनी फेल होने लगी, तो ये बहुत ज़्यादा मरने लगे। अब जब वल्चर मरने लगेंगे तो वही बात, डेड बॉडीज़ की संख्या बढ़ेगी, डेड बॉडीज़ की संख्या बढ़ेगी तो इससे डिजीजेस बढ़ेंगी, तो अल्टीमेटली थ्रेट क्रिएट हो जाएगा। तो इन वल्चर्स को बचाना पड़ेगा, तो इसमें एफर्ट्स लगाए गए। क्या किया गया, ये जो ड्रग है, ड्रग यानी कि दवा ही होती है डाइक्लोफिनेक, इसको बैन किया गया लाइव स्टॉक यूज़ के लिए, कि लाइव स्टॉक को ये दवा नहीं दी जाएगी। ठीक है, और वल्चर्स की ब्रीड कराई गई कैप्टिविटी में, यानी कि निगरानी में रखकर वल्चर्स की ब्रीडिंग कराई गई, इनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज किया गया। तो ये फिर काम किया गया इसके लिए, राइट। तो इससे हम क्या देख रहे हैं कि एक स्पीशीज़ के खतरे में पड़ने की वजह से इकोसिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो सकता है, तो हमें इन सभी को कंजर्व करना होगा, राइट। तो फिर चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।